आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम क़य्यूम अनवर के दीवान खाने में आप तमाम का खैर मक़दम है। बहुत दिनों के बाद दीवान खाने में फिर मुलाकात हो रही है आपसे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान की आमद है। माह रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए आप और हम सब बेचैन हैं। और माह रमज़ान में सबसे पहला काम वो होता है, वो इबादत है, रोज़े हैं, अज़कार हैं। तो रोज़े फ़र्ज़ हैं, सारी दुनिया जानती है, हम सबको रोज़ा रहना चाहिए। और जो नए रोज़दार हैं वो सोचने में लगे हुए हैं कि रोज़ा रखेंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, और रोज़े कितने मुफीद हैं अपने लिए, सेहत के लिए। आज हम सेहत की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। आज हमने रोज़ेदारों के बारे में बात करने के लिए और ख़ास तौर से उन पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे जो थायराइड के पेशेंट है, बीपी के है, हार्ट के है, आस्थमा के पेशेंट हैं। वो लोग क्या रोज़ा रह सकते हैं? अगर रोज़ा रहते हैं तो जैसा कि शुगर की रोज़ 2-3 गोलियां खानी पड़ती हैं, उसका क्या होगा? इन तमाम सवालात का जवाब देंगे हमारे हैदराबाद के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि पहले कई बार आ चुके हैं हमारे इस प्रोग्राम में। आपकी तरफ से मैं इस रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम में आपके साथ हम शुरू कर रहे हैं। आइए डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हो रहा डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप माशाल्लाह बहुत मेंटेन कर रहे हैं आजकल। शुक्रिया साहब जी। आजकल हम लोग वेट लॉस को इंटरमिटेंट फास्टिंग, रोज़ों से ही इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट जिंदा हुआ। रमज़ान में तो रोज़े रहते हैं हम लोग, मतलब फ़र्ज़ है हर मुसलमान के लिए, हर बालिग़ के लिए। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बेनिफिशियल है जो आज सारी दुनिया फास्टिंग पे लगी हुई है और उसको नाम दे दिए इंटरमिटेंट फास्टिंग। लगभग रमज़ान के पाक महीने में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग फास्टिंग करते हैं, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स और हिंदुओं का सावन का महीना आता है, वो लोग भी फास्टिंग करते हैं। लगभग दुनिया में 800 स्टडीज़ हुई हैं और इन स्टडीज़ ने माना है कुछ हद तक बढ़ घट करके कि एक चीज़, फास्टिंग का कोई भी नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़, फास्टिंग से लगभग सब बीमारियां बेहतर होती हैं। अगर एक दो को छोड़ दूं, उनका कंसेप्ट छोड़ दिया जाए तो आपका शुगर है, आपका बीपी है, आपका हार्ट डिसीज़ है, आपका वेट लॉस है, आपका स्नोरिंग है, और मेंटल इलनेस, जो टेंशन्स और ये जो आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गया है, इन स्टडीज़ ने कोट किया कि इनसे बीमारियां बहुत बेहतर हो जाती हैं। सिर्फ तकलीफ़ क्या है, हम सब फास्टिंग करते हैं, ईमान से करते हैं, अच्छी करते हैं, बट फास्टिंग में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो उस फास्टिंग की जो फ़ायदा होना होता है वो आपको कंटिन्यू नहीं होता। तो इसमें जो है आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या खाना चाहिए सहर में? जैसा कि आप जानते हैं कि सहर होती है 4:30 बजे, फिर उसके बाद जो है 6:30 बजे के आसपास इफ्तार का वक्त होता है। तो तकरीबन जो है आपको 15 घंटे की फास्टिंग होती है। सेम थिंग इंटरमीडिएट फास्टिंग वाले भी 15 घंटे कर रहे हैं, 15-16 घंटे। तो लेकिन उसमें क्या है, इंटरमीडिएट फास्टिंग में लोग पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, खाना नहीं खाते। लेकिन ये रोज़े में क्या होता है, हमारे रोज़ों में बिल्कुल पानी नहीं पी सकते, बिल्कुल कुछ नहीं खा सकते। तो क्या खाना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सहर में क्या खाना चाहिए सुबह 4-4:30 बजे? पहले तो मैं दाग देता हूँ कि 1500 साल लगभग पहले जब रोज़ों का इजाद हुआ था तो साइंटिफिकली कितना सोचा गया होगा और कितना अच्छा सिस्टम बनाया था, जो आज हम प्रूव कर रहे हैं 1500 साल के बाद। रोज़ों के हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं कि मैं गिनाते घंटा भी हो जाए तो ख़त्म ना होंगे। रोज़ों में बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आज की तारीख में फास्टिंग कंसेप्ट्स आ रहे हैं वो लिए रोज़ों या आपके जो फास्टिंग के टेक्निक से ही लिए गए हैं। इसमें दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, कि हम फास्टिंग रोज़ों में रमज़ान में जाते हैं
पर कुरान के हिसाब से हमको रोज़ों में एक जीने का तरीका सिखाया गया है जिसको आगे भी अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यू करना। जानते हैं कि लोग कुछ टाइम में भूल जाएंगे, रमज़ान के बाद फिर अपनी ज़िंदगी में लौट जाएंगे। और आपने जनरली देखा होगा कि लोग 1 महीने के लिए कोर्स करते हैं फास्टिंग का, 2 किलो कम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, वेट लॉस ख़त्म हो जाता है। रमज़ान में भी जो हेल्थ के बेनिफिट्स आते हैं वो लंबा रोज़े इसलिए 30 दिन के रखे गए हैं कि आपके हेल्थ बेनिफिट्स कंटिन्यू हों। रोज़ों में खाना कैसे खाया जाए, अगर मुझसे, मैं कभी रोज़े नहीं रखा हूँ, मैं अपनी फास्टिंग करता हूँ, पर जो रमज़ान में अगर आप मुझसे पूछा जाए कि आपको सारा दिन अगर पानी नहीं पीना और सुबह सेहरी में और रात को खाना खाना है, तो उसका कंसेप्ट ये है कि सूरज उगने से पहले आपको खाना खा लेना है। जी हाँ। सूरज उगने से पहले आपको खाने में, सारा दिन आपको खाली पेट रहना है, तो आपको खाने में ऐसी चीज़ लेनी है जिससे आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहे, पानी रहे शरीर को। तो सबसे पहली चीज़ 1 गिलास पानी। दूसरी चीज़ आपके पास सुबह सुबह क्या होनी चाहिए कि आपको प्रोटीन थोड़ा सा इंटेक करना है। वो एग्स में मिलता है, दही में मिलता है, पर भारी खाना, गोश्त नहीं खाना। सेहरी में ज़्यादातर लोग सेहरी में गोश्त नहीं खाना। कैसा रहते साहब, सेहरी में गोश्त नहीं खाते? आपको सेहरी में रोटी सब्जी खा सकते हैं, सीरियल्स खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। वो आपके प्रोटीन और सीरियल इंटेक को बढ़ाएगा। मीठा बिल्कुल नहीं खाना सेहरी में, क्योंकि सेहरी में मीठा आपका पानी चूस लेगा और आपको सारा दिन पानी की प्यास लगती रहेगी और आपका इंसुलिन जग जाएगा ऐसी जैसी आप शुगर लोगे, और वो इंसुलिन आपकी शुगर को डाउन कर देगा, तो आपके सारा दिन कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए वो वाली चीज़ें खानी है जो मीठी ना हो, वो वाली चीज़ें खानी है जो आपको प्रोटीन दे, ताकत दे, जो आपको 12 घंटे तक आपको फास्टिंग में अच्छी रखें। ये तो बात हो गई सेहरी की। जो आपने बोला सोने की जो कंसेप्ट है, मैं मानता हूँ कि जैसे कुरान के हिसाब से बोला है कि उस टाइम पे लाइट अर्ली मॉर्निंग होती थी और इवनिंग तक अंधेरा हो जाता था और कोई तरीका नहीं था, तो उस ज़माने का कंसेप्ट ये था कि आप 4 बजे उठ के अपने काम ख़त्म कर लो, शाम तक अपना खाना खा के अपना सो जाओ टाइम से। बट अब जैसे जैसे आदमी ने लाइट का इजाद किया है और वो रात में भी काम कर सकता है, फिर भी ये कहा गया है कि आप अपने काम सुबह सेहरी करने के बाद, इबादत करने के बाद, रोज़ा रखने के बाद, अपने काम निपटाने के बाद 1 घंटा फ्रेश होने के लिए ज़रूर सोइए। दोपहर में, सुबह के टाइम पे, दोपहर उठने से पहले। अच्छा, 1 घंटा जिसको भी टाइम मिल जाए, अगर वो फ्रेश सो जाएगा तो शाम तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। दूसरा, जो इफ्तारी में एक बड़ी गलती ये करते हैं कि जब हम रोज़ा खोलते हैं तो खोलते तो खजूर से हैं, थोड़े फ्रूट्स खा लेते हैं, बट उसी वक़्त 2 चीज़ें नहीं करनी है। एक चीज़ कि थोड़ा सा खा करके उस वक़्त आप रोज़ा खोल लीजिए। एक आधा घंटा, 1 घंटे के बाद सारे लोग बैठ करके एक साथ एक डिनर करना है। लोग डिनर कभी कभी रात को लेट 2 बजे तक करते रहते हैं, कभी कभी लोग इतना सारा रात को खाना खा लेते हैं कि आपका सारा दिन का फास्टिंग किया हुआ वो सारा का सारा कंपनसेट हो जाता है। सुबह का, दोपहर का और रात का मिलके इतना बड़ा टेबल होता है और बहुत खुशी से खाते हैं बिल बैठ के। इफ्तार में भी कई आइटम्स होते हैं, कई आइटम होते हैं। तो जो इफ्तारी में खाने का जो कंसेप्ट है उसमें क्या है, इफ्तारी में भी अगर आप कोशिश करिए तो मीठे आइटम्स को लिमिटेड रखिए। लिमिटेड इसीलिए कहा गया था कि सिर्फ ईद के दिन शोरकुरमा, बाकी सारे दिन आप मीठा नेचुरल मीठा खा सकते हैं जो है फ्रूट्स। उसके साथ तो आपने रोज़े खोल लिए। आप गोश्त खा सकते हैं, सीरियल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। अच्छा, रात में गोश्त खा सकते हैं। अच्छा। और अगर आपको राइस खाना है तो हो सके तो पार बॉइल्ड राइस या ब्राउन राइस खाइए, जिससे शुगर एकदम ना बढ़ जाए। ये खासकर उन लोगों के लिए जो डायबिटिक्स हैं, ओल्ड एज हैं। तो आप शाम का जो खाना खाएं, चावल, पार बॉइल्ड राइस जैसा, ब्राउन राइस जैसा, सीरियल्स, गोश्त, पर क्वांटिटी लिमिटेड रखिए। थोड़े फ्रूट्स रखिए जिनके अंदर एनर्जी भी रहती है, उनके अंदर फ्रक्टोस रहता है एनर्जी देने के लिए, ग्लूकोज नहीं होता नेचुरल फ्रूट्स के अंदर। इसलिए नेचुरल फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करिए। जैसे मैंने कई मुसलमानों को बोलते देखा है बिस्मिल्लाह, तो मैं बिस्मिल्लाह का मतलब ऐसा समझता हूँ कि जब आप काम कर रहे हैं, जो कोई खाना खाने जा रहे हैं, तो उसमें भी बिस्मिल्लाह एंटर होना चाहिए। कैसा? शोरकुरमा सर्व करते वक्त साथ में एक फ्रूट काट के डाल दीजिए और कहिए कि ये जो फ्रूट है ये खुदा ने बनाया है, ये शोरकुरमा मैंने बनाया है। शोरकुरमा आदमी की इजाज़त है, वो नेचुरली में
खजूर डालते हैं, वो डाल सकते हैं आप। डालते हैं। तो आप जब भी पहले कोई मिठाई को हाथ लगाएं तो पहले ऊपर वाले के बनाए फ्रूट को खाने के बाद ही मिठाई खाएं। इससे क्या होगा, एक तो मिठाई कम खाई जाएगी, आपके बॉडी में चीनी का क्वांटिटी कम होगा। अगर चीनी जैसी आई, इंसुलिन जग जाएगी और इंसुलिन शुगर को लो कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब देखिए आपने तो ये बता दिया है, लेकिन जो पेशेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल थायराइड के हैं, बीपी के हैं, शुगर के हैं और हार्ट के पेशेंट्स हैं, और इन लोगों को आप लोग जो है ज़िंदगी भर टैबलेट खाने के लिए बोल दिए। बीपी वाले भी खाते रहो, ये भी खाते रहो, लेकिन ये लोग रोज़े में, आप फ़र्ज़ कीजिए किसी को दोपहर में गोली खाना है, किसी को सुबह खाना है, किसी को शाम खाना है, तो रोज़ा तो दिन भर का है, गोली क्या कब खाएंगे? दो गोलियां तो शहर में नहीं खा सकते जी। तो वैसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? एक बात तो सबसे अच्छी ये तरीका है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके कहिए कि मुझे रोज़े रखने हैं और आप हमारी दवाइयाँ सेट कर दीजिए। फ़र्ज़ करो आप दूर रहते हो या आप ये इस सब से नहीं फ़र्ज़ रखते हैं, नहीं जा सकते, तो आप रोज़े इमीडिएटली, जैसे कल रोज़ा है तो ऐसे रोज़े नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसे हार्ट वाले पेशेंट, शुगर बीपी वाले पेशेंट या जो पहली बार रोज़ा रख रहे हैं उनको हैबत हो सकती है। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग या बीमार है और वो रोज़े रखने की ख्वाहिश रखता है, पर कभी कभी उनको ऐसा डर लगता है कि मैं रोज़ा शायद पूरे ना रह पाऊँ या मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि मुझे हैबत हो जाए और आपके रोज़े भी में दखल हो इस वजह से कि एक कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, उसके लिए मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट कहीं पढ़ा था तो आपसे शेयर करता हूँ। 15 दिन पहले रोज़ों से आप अपने खाने का टाइम जो सुबह 9 बजे और रात 9 बजे लगभग रहता है और दोपहर 2 बजे रहता है, तो आप अपने खाने के टाइम के सेहरी को सुबह 9 बजे वाले को सेहरी में ले आइए 4 बजे और रात वाले खाने को 9 बजे से उठा करके 6 बजे ले आइए। इसको एडजस्ट करने में बच्चों को, घर वाले, बाकी लोगों को आपको 5 दिन लगेंगे, क्योंकि सुबह उठ करके नहीं खाया जाता कई बार, पर 4 या 5 दिन में आपको आदत हो जाएगी कि सुबह सुबह उठे, इबादत करे, सुबह सुबह अपना नाश्ता कर लिए, जो गोलियां अपनी सुबह खा लिए। अब दोपहर का खाना आप खाइए, क्योंकि अभी रोज़े शुरू नहीं हुए, पर दोपहर का खाना लाइट बनाना है, जैसे दाल खाना, फ्रूट्स या पानी। शाम वाला खाना हल्का भारी होना चाहिए, क्योंकि दिन में कोई एक मील तो अच्छा लेना है। तो आप रोज़ों से 15 दिन पहले रोज़ों के जैसे शाम को इफ्तारी का अच्छा खाना, बढ़िया खाना बना सकते हैं। 5 दिन जब आप एडजस्ट हो जाएंगे टाइम के हिसाब से, अब आप दोपहर के खाने को स्टेप बाय स्टेप कम करने की कोशिश करिए। कैसे? जैसे लेडीज़ के हाथ में खाना बनाने का टाइमिंग है, तो लेडीज़ दोपहर में खाना ना बना के जो दाल खाना बना रही थी उसकी जगह फ्रूट्स काट के और पानी दे करके एक 5 दिन चला लीजिए, क्योंकि रोज़ों में तो वो भी नहीं मिलेगा। तो रोज़ों से पहले हल्के हल्के आपने सेहरी इफ्तारी कर ली, दोपहर के खाने को कम करते 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 फ्रूट्स और पानी पे आ जाइए। रोज़ों के 5 दिन पहले फ्रूट्स भी बंद कर दीजिए, सिर्फ दोपहर में पानी, सुबह सेहरी, रात को इफ्तारी। रोज़ों से 1 दिन पहले मैं इल्तजा करूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग एक बार फास्टिंग रह के देखिए, क्योंकि अगर आप फास्टिंग रह जाते हैं 1 दिन भी, तो आपको ये पक्का होगा कि मुझे कोई गड़बड़ नहीं है, मेरा शुगर लो हाई नहीं है, मेरी गोली एडजस्ट होने में कोई तकलीफ़ नहीं है। अब बची बात गोलियों की। थायराइड के लोगों के लिए तो ये है कि आप सेहरी में अपनी गोली खाएंगे ही खाएंगे, चाहे कितनी भी डोज है, उसको आधी नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, क्योंकि थायराइड बॉडी का हार्मोन है। आप पानी भी ना पिए तो भी थायराइड की गोली खानी है। इसलिए थायराइड के लोग अपनी जितनी पावर की गोली खा रहे हैं, 25 की, 50 की या 100 की, वो रोज़ों में भी सुबह सेहरी के टाइम खाली पेट खा लीजिए, क्योंकि आपके डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं सारी दवाइयाँ बंद करा देते हैं, हर तरह की गोली बंद करा देते हैं, पर थायराइड की गोली आपको अपने हाथ से खिलाते हैं कि ये खा लो। दूसरी चीज़ है बीपी की। रोज़ों में क्योंकि नमक कम खाया जाता है, पसीना ज़्यादा चला जाता है, ऐसे में बीपी नॉर्मल हो जाता है हाई वालों का। इसी को कहते हैं कि रोज़ों से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उसमें एक बीमारी है बीपी का फ्लक्चुएशन। आपने अक्सर देखा है लोग इमरजेंसी भाग के जाते हैं कि हमारा बीपी हाई हो रहा है, कभी कहते हैं बीपी लो हो रहा है। ये फ्लक्चुएशंस रोज़ों में गायब हो जाते हैं। इसलिए अपनी बीपी की गोली को मैं ये चाहूँगा या तो डॉक्टर से एडजस्ट कराइए, नहीं तो सेहरी की बीपी गोली बंद कर दीजिए। और शाम को इफ्तारी के टाइम बीपी चेक करके, कोई बुजुर्ग है आपका तो बीपी चेक करके अगर हो सके तो गोली वो इफ्तारी में डालिए, सेहरी में मत डालिए, वो भी तब जब बीपी हाई हो। मैं ज़्यादातर देखा गया है रमज़ान में बीपी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जो 1 आधा गोली खाने वाला है वो तो गोली बंद कर सकता है रमज़ान में, पर अगर 3 या 4 आपको बीपी की गोलियां चल रही हैं
तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप उनकी 2 की क्वांटिटी कम करके सिर्फ इफ्तारी वाली गोलियां खा के सेहरी वाली कम कर दीजिए। अब आपको बोर ना करते हुए एक शुगर के बारे में थोड़ा सा बोल दूं। जो लोग इंसुलिन लेते हैं, जो 20-20, 30-30 यूनिट लेते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि इंसुलिन वाले लोग अपनी दवाइयाँ एडजस्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि इंसुलिन से बड़ी डेंजर से बीपी शुगर लो हो सकती है और ये जान को भी खतरा बना सकती है। इसलिए ये 15 दिन आपके ट्रायल पीरियड है। आप अगर रज़ा में जैसे सेहरी में आधा खाना खा रहे हैं तो कोशिश करिए इंसुलिन की डोज को उतना ही कम कर लीजिए। अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो डोज उतनी ही रखिए। जो शुगर की दोपहर की गोलियां बंद करके आप इफ्तारी में कर दीजिए, सेहरी की डोज कम रखिए, इफ्तारी की शुगर की डोज बढ़ा लीजिए। प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट जैसे कि कहा गया है कि इसमें शफा डबल मिलती है उस बच्ची को, और कभी कभी लोग सोचते हैं कहीं बच्चों को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। मेडिसिन साइंस ये कहती है कि बच्चे को माँ के पानी ना पीने से कोई नुकसान नहीं है, बट माँ को वो प्यासा रहना और 2 शरीर को उठाना नॉर्मल आदमी से ज़्यादा ताकत लगती है। तो मैं हर वो घर में जिसमें प्रेग्नेंट मदर है, हम कोई रिसर्च नहीं कर पाए, हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम इसका रिसर्च करें कि प्रेगनेंसी में क्या होता है रोज़ों में, तो ऐसी कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है आज तक। पर अगर जो रोज़ा अपने मन से रखना चाहती हो, प्रेग्नेंट लेडी सेहतमंद हो, कोई वॉमिटिंग और ये सब तकलीफ़ ना हो, कहीं ब्लीडिंग तकलीफ़ ना हो, तो घर की थोड़ी सी एक्स्ट्रा सपोर्ट लगेगी कि उससे कम काम करे, दिन में एक आधी बार ज़रूर सोए और इफ्तारी में ध्यान से उसको टाइम से खाना दे दिया जाए, उसके ऊपर से लोड कम कर दीजिए, तो रोज़ा रखना बेहतर होगा। और फ़र्ज़ के हिसाब से भी और बच्चे के हिसाब से भी कोई खतरे की बात नहीं है। आप तो 2-3 चीज़ों के बड़े दुश्मन माने जाते हैं। जी साहब, कट्टर दुश्मन है 2 चीज़ों के, एक तो स्मोकिंग, दूसरे स्वीट्स, जी तीसरे जूसेस। जी क्या वजह है साहब? अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं तो आप मुझे उसका ये जवाब दे दीजिए बड़ा सिंपल से, कि अल्लाह मियाँ ने आपको खाने के लिए इस धरती पर सब कुछ दिया। क्या क्या दिया? फ्रूट दिया, रोटी दी, सब्जी दी, गोश्त दिया, सीरियल्स दिया, दाल दी, सब कुछ दिया। हमने उस फ्रूट को मशीन में डाल के जूस निकाल लिया। अल्लाह मियाँ क्या जूस नहीं बना सकते थे? कोकोनट का कितना सुंदर जूस बनाते, जो इतना मीठा भी नहीं रहता कि आपको डायबिटीज़ हो। या मुझे ये सवाल बताओ कि दुनिया में कौन से जानवर को डायबिटीज़ है? किसी भी जानवर को डायबिटीज़ नहीं है, किसी भी जानवर मोटा नहीं है, कोई भी जानवर हार्ट अटैक से नहीं मरता। शेर सारी जिंदगी गोश्त खाता है और वही गोश्त खाता है जिसको आपको खाने के लिए मना किया जाता है, रेड मीट, और उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आता। शेर क्यों नहीं मरता हार्ट अटैक से? सिर्फ इंसान क्यों मर जाता है? लेकिन यहाँ पे इंसानों में हार्ट अटैक आता है तो पहले गोश्त बंद कराते हैं। पहले गोश्त बंद कराते हैं, जबकि वो कंसेप्ट गलत है, क्योंकि हम अभी भी साइंस में उतनी ऊपर नहीं गए हैं। आप तो दिल के डॉक्टर है ना, आप बताइए फिर क्यों गोश्त बंद कराते? नहीं, मैं नहीं कराता हूँ। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो आपको सिखाया गया है वो बिल्कुल सही है, जो आपको बताया गया कुरान में बिल्कुल सही है। आप अपना नेचुरल खाना खाइए। आपने फल में से जूस निकाला, जूस को गर्म करके गुड़ बनाया। बहुत सारे लोग कहते हैं गुड़ नेचुरल है। नेचुरल है तो खुदा ने क्यों नहीं बनाया? क्यों पेड़ पे नहीं लगता गुड़? वो गुड़ को आपने चीनी बनाई, उस चीनी को आपने अपनी मिठाइयों में डाला। ये सारा जो आगे का कंसेप्ट है फ्रूट के बाद का, वो सब नॉन नेचुरल है। उसी वजह से हमें शुगर आई, उसी वजह से हमें बीपी आया, उसी वजह से हमें वजन आया। अगर आप नेचुरल फ्रूट का रिस्पेक्ट करें, चाहे आम हो, चाहे आपको शुगर हो, मैं तो भी आम अलाउ करता हूँ। मैं क्यों? क्योंकि ऊपर वाला इतना ध्यान रखता है कि आम को भी 2 महीने से ज़्यादा नहीं रहने देता, कोशिश करता है उसको निकाल दो। आप पूछोगे कि केला क्यों मना करते हैं, मौज को मना कर देते हैं डॉक्टर्स? क्योंकि नेचुरली मौज 2 महीने आना चाहिए, बट आज की तारीख में अननेचुरल मौज 12 के 12 महीने मिलता है। अगर आपको मौज भी खाना है तो 2 महीने चुन लो और वो 2 महीने खाओ। आपको कोई भी फ्रूट जो नेचुरल फ्रेश मिलता है वो आपके लिए सेहतमंद है। जो भी आप उससे चेंज करते हो, जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, जो जूस निकाला गया है, जो गुड़ है, जो चीनी है, वो जहर है आपके लिए। और दूसरी चीज़ मैं जो बहुत जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाली जनरेशन इसको छोड़ दे, उसके बहुत सारे ख़राब इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आज कार्डियोलॉजिस्ट बहुत सारे स्टंट डाल रहे हैं, वो है स्मोकिंग। सवाल पहला कि क्या कोई भी धर्म स्मोकिंग को अलाउ करता है?
तो नशे में सब आ गया, जर्दे वाला पान भी आ गया, सिगरेट भी आ गई, बीड़ी भी आ गई, जो आजकल के बच्चे वो हुक्का पी रहे हैं वो भी आ गया। पान खा सकते हैं, मीठा पान खा सकते हैं, तहजीब के हिसाब से खा सकते हैं, पर तंबाकू बिल्कुल नहीं खा सकते। और इसका कंसेप्ट क्या है आप ये समझिए कि ये सिर्फ आपकी जीवन के लिए नहीं है, ये आपको हार्ट अटैक करता है तो आपको मालूम ही है, पर ये आपके आने वाली नस्ल को ख़राब कर देता है। बताता हूँ कैसे। फ़र्ज़ करो मेरा बच्चा अगर मुझे देखेगा स्मोकिंग करते हुए घर में या छुप के या मम्मी को लड़ते हुए, तो उसको जब 12वां साल की 18 साल की उम्र में उसका दोस्त सिगरेट देगा, पहली सिगरेट फ्री मिलती है, और वो सिगरेट देगा तो वो समझेगा अब्बा पीते हैं तो ठीक ही होगी, गलत क्या है इसमें, मैंने क्या गलत कर दिया। और वो सिगरेट की डिब्बी जब मैं घर में जा कर के गलती से शर्ट उतारूंगा और मेरी माँ देख लेगी और मुझे मारने को आएगी कि क्यों सिगरेट पी, तो पहला बच्चा सवाल यही जवाब देगा कि अब्बा भी तो करते हैं, उनको क्यों मना नहीं किया। तो आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करी, आपने आने वाली नस्ल को ख़राब कर दिया। सरकार बेचती है, सरकार को इसके पैसे मिलते हैं, बट ऐसी कैसी सरकार जो हमारी सेहत का ख्याल ना रख करके हमें तंबाकू बेच देती है। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें बंद नहीं की जा सकती, बट आपके लेवल से, आपके घर के लेवल से ये चीज़ें हटाई जा सकती हैं। कभी भी किसी को भी सिगरेट ऑफ़र मत करो, कभी भी किसी को भी फ्री में सिगरेट मत दो। वो देने का कंसेप्ट क्या है कि हम अकेले नहीं मरना चाहते। तो अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो मुझे ये डर लगता है कि साहब मैं अकेला मर जाऊँगा, क़य्यूम साहब बचे रह जाएंगे, तो चलो क़य्यूम साहब को भी सिगरेट पिला देते हैं या शराब ऑफ़र कर देते हैं, तो हो सकता है पी लो जी, कुछ नहीं होता, ऐसा ही बोल के आपको पहली सिगरेट मिलती है। 5वीं सिगरेट के बाद आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है, और सारी ज़िंदगी की सिगरेट अगर जोड़ लो तो एक कार बन जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने भी गौर की है, जैसा तंबाकू गुटखे की आदत है, किसी को सिगरेट की आदत है, रोज़ा तो रहते हैं वो लोग, आखिरी वक्त तक मारते रहते हैं, फिर उसके बाद जैसे टाइम आया, इफ्तार हुई, मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही शुरू हो जाते हैं। वो टाइम जो है आपका एम्प्टी स्टमक होता है, पेट खाली। तो वैसी सूरत में जब तंबाकू खाया जाता है और सिगरेट पिया जाता है खाली पेट में, कितना डेंजर होगा? बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक, क्योंकि जो आप सडनली आपकी कम होती है निकोटीन लेवल बॉडी में, और आप सडनली खाली पेट पी लेते हैं तो सडनली बढ़ जाती है, हैबत हो जाती है, बहुत लोगों को चक्कर आ जाता है, गिर भी जाते हैं, पसीने छोड़ देते हैं, रोज़ा भी छूट जाता है अगला। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि देखिए, रमज़ान इसलिए बनाया है कि आप अपनी स्मोकिंग को कम करिए या छोड़िए। आप अपने खुदा से खुद पूछिए कि जब उस लाइन में लगोगे और पूछोगे तो क्या खुदा को झूठ बोल पाओगे कि मैंने कम पी थी या नहीं पी थी। वहाँ पे हर एक सिगरेट की सज़ा मिलती है, हर एक गुनाह जो हमने किया उसकी सज़ा मिलेगी। तो उसको छोड़ने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप सिगरेट 2 तरह की पीते हैं, एक ज़रूरी और एक ना ज़रूरी। अगर मैं दिन में 10 सिगरेट पीता हूँ तो मैं 2 तो बहुत ज़रूरी हैं जिसके बगैर मैं मर जाऊँगा, मुझे ऐसा फील होता है, और 8 ऐसी सिगरेट पीता हूँ जो मैं सिर्फ शौक़ में पी लेता हूँ। तो रोज़ों में एंटर करने से पहले ये पाक महीने में इसका प्रण लीजिए कि घर के सारे लोग आपका सपोर्ट करेंगे, खाने में, रेस्ट करने में, काम करने में, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। सबसे पहले अपनी ना ज़रूरी सिगरेटों को ड्रॉप करिए, क्योंकि एकदम सब छोड़ देने से भी आपको हैबत हो जाएगी। फिर आप क्या करिए, एक सिगरेट के बदले आप एक हार्ड चाय पी सकते हैं या कॉफ़ी पी सकते हैं या गर्म पानी पी सकते हैं, या थोड़ी टाइम अपने आप को रोक सकते हैं। रोज़ों में वैसे भी आपको थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। और ये कंसेप्ट है साहब, रोज़ा कैसे मंजूर होगा कि अगर हम लोग नशा कर रहे होंगे। तो जब हम रोज़ा खोलने के बाद नशा कर लेंगे तो ऊपर देखने वाला हमारे को क्या बोलेगा कि ये आदमी मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। ये ऐसा है जैसे जब शरीर में खाना नहीं जाता तो शुगर कम होती है ना, तो वो हैबत ऐसी हैबत होती है जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो। बट मेरी बात मानिए, ये हैबत सिर्फ 3 ही दिन रहती है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक मरीज बोलता था साहब मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने उसको कहा कि मैं आपके घर में आपको 3 दिन के अंदर सिगरेट छुड़ा दूंगा, घर से बाहर भी नहीं जाना। ये छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए। मैंने उसको उसके घर में नज़र बंद कर दिया और कसम उठवा ली कि ये ताले के बाहर मैं इस कमरे से इसको नहीं जाने दूंगा। उस कमरे में मैंने क्या क्या चीज़ें रखी, एक गिलास पानी रखा कि पानी मिले, टीवी रखा, मोबाइल रखा, जो आज की ज़रूरत है, सोने का सामान रखा, सब चीज़ रख दी। सब चीज़ रखने के बाद और एक सिगरेट का बड़ा डब्बा रख दिया। आप 10 सिगरेट पीते हैं, मैं तो आपको 1000 सिगरेट देता हूँ। पहले दिन वो बड़ा खुश हुआ, ये डॉक्टर भी पागल है, ये मेरी जो वाइफ है ये भी पागल है, कोई सिगरेट नहीं छूटेगी। उन्होंने पहले दिन 10 की जगह 40 सिगरेट पिए। 40 सिगरेट पीने के बाद रात को सो गए। सुबह उठे खाली पेट, हमने खाना नहीं दिया,
खाना नहीं दिया, पानी पिए, शोर मचाए, सिगरेट दो, सिगरेट दो। सिगरेट पिए तो सिगरेट जाती नहीं अंदर, खाना मांगे तो हम खाना देते नहीं। दूसरे दिन बेजार हो गए, शोर मचाए, दीवार में सिर मार लिए, टीवी फोड़ दिया। तीसरे दिन हाथ जोड़े, बोले मुझे खाना दो। तो मैंने पूछा बताओ मुझे क्या सीखे, तो बोलते हैं 3 दिन खाना छोड़ने के बाद ये सीखे कि खाना ज़्यादा ज़रूरी है, सिगरेट कम ज़रूरी है। सिगरेट तब काम आती है जब आपने खाना खाया हो। अगर मैं आपका खाना छीन लूँ, रोटी छीन लूँ ना, तो आप सिगरेट नहीं पी पाओगे। खाली पेट सिगरेट भी नहीं जमती। इसलिए जो ऊपर वाले ने एक मजबूरी आपकी बनाई है रज़ा की, उसी को ज़िंदा रखो, सिगरेट को छोड़ दो। और ये वेट लॉस के बारे में कुछ बताइए। वेट लोग लॉस समझते हैं कि रोज़ा रहने से वेट लॉस होता है। बिल्कुल सही समझते हैं। रोज़ा रहने से आपका वेट बेहतर हो जाता है, क्योंकि आपकी जो कैलोरी इंटेक है वो कम हो जाती है। आप रोज़ा में अगर बहुत चीनी खाएंगे तो आपको पानी मांगेगी शरीर, और आपको हैबत कर देगी। इसलिए रोज़ा में हम प्रोटीन और फैट ज़्यादा लेते हैं। जैसे गोश्त के अंदर प्रोटीन भी और फैट भी है। सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि ये गोश्त तला हुआ नहीं होना चाहिए, ये ग्रिल किया हुआ होना चाहिए या भुना हुआ होना चाहिए। पुराने ज़माने में अफ़गान कैसे उसको भून लेते थे, वो ज़्यादा अच्छा है। हम बहुत दिनों से फैट्स के पीछे पड़े हुए थे, तेल कम लो, ये वाला तेल लो। अंग्रेज़ों ने तो हमें यहाँ तक ऑलिव ऑयल तक बेच मारा कि साहब ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है, वो हल्का होता है। और हम पागल अपने घर का 200 रुपये किलो वाला ऑयल छोड़ करके 1000 रुपये की ऑलिव ऑयल के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं हमको तो स्टंट डल गया है। ऑयल हमेशा एक ही चीज़ याद रखना, चाहे आप कोई भी लीजिए, बस सॉलिड नहीं होना चाहिए। ऑयल जमा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर जमा हुआ तुम्हारे शरीर में भी जमेगा। बस ऑयल जमना नहीं चाहिए। हमारे घर के खाने वाले जो लोकल ऑयल्स हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर है। दूसरा, ऑयल और प्रोटीन आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका वजन बेहतर हो जाएगा। रोज़ों में कोशिश करिए जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, जो मीठे हैं, उसको कम कर दीजिए, और उस मीठों को फ्रक्टोज से कन्वर्ट करिए जो फ्रूट्स के अंदर आता है। फ्रूट का नाम ही एफ फ्रूट से रखा गया था क्योंकि उसमें फ्रक्टोज होता है। जो गन्ने के अंदर होता है उसे ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज आपकी बॉडी की एनर्जी की डिमांड है, बट वो ग्लूकोज से फैट का यूटिलाइजेशन तभी होता है जब आप कम से कम आधा घंटा वॉक करके अपने सारे ग्लूकोज को ख़त्म करें। उससे पहले आप पतले नहीं होंगे। तो अगर आप 15 मिनट रोज वॉक करते हैं तो आप कभी पतले नहीं होंगे। आपको कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा पतला होने के लिए। रिज़ा के अंदर अब मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि जब हम रोज़े रखते हैं तो रोज़ों में एक कंसेप्ट सिखाया जाता है, एक छोटा मील एक बड़ा मील सारे दिन में। वो एक छोटा मील छोटी सी रोटी या छोटा सा प्रोटीन जैसा होना चाहिए, जैसे कि एक एग हो जाएगा और एक छोटी सी रोटी हो जाएगी और थोड़े से फ्रूट्स हो जाएंगे। जो बड़ा मील है वो आप दिन में एक और 2 हिस्से में 2 ही मील लीजिए। सारी ज़िंदगी सिर्फ रोज़ों में नहीं, रोज़ों के बाद भी कंटिन्यू करिए इस 2 मील को। मॉर्निंग वाला मील आप छोटा रखिए, जब आप सो के उठते हैं तो आप उठने के बाद फ्रेश होने के बाद फ्रूट्स लीजिए या कुछ लाइट फूड उसके साथ ले लीजिए। उसके बाद आप जब तक अपने कामा ख़त्म नहीं करते शाम तक, तब तक कुछ मत खाइए। नहाने के बाद अपना इफ्तारी जैसा एक मील लीजिए जिसमें गोश्त भी हो सकता है, राइस भी हो सकता है और अपनी दवाइयाँ भी हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई है। अब सबसे पहले तो अब शुगर में अपन वर्ल्ड में नंबर 1 है। इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है। वर्ल्ड में नंबर 1 मानते हैं ना आप? जी। लेकिन इसमें जो है आप लोग इंसुलिन देते हैं पेशेंट को। इंसुलिन क्या करती है? भूख खोल देती है। भूख खोलते हैं लोग खाना खाते हैं, खाना ज़्यादा खाते फिर मोटे होते, फिर मोटे होते फिर शुगर होती है। ये क्या साइकिल है? जो हम शुगर का इलाज आज तक कर रहे थे वो सिर्फ एक ही चीज़ पे टारगेट था कि आपका शुगर 400 है तो हम 150 ले आते हैं। आज भी बहुत सारे ये लोग मानते हैं कि साहब हम शुगर के मरीज थे, पहले 300 था अब 150 चल रहा है, लगभग हम ऐसे नाप लेते हैं। और कंफ्यूज करने के लिए अंग्रेज़ों ने हमें खाली पेट और खाना खाने के बाद के अलग अलग नंबर बता दिए। अब हम इतने कंफ्यूज हैं, मैं समझ ही नहीं आता। कभी कराते हैं, कभी कहते हैं गोली मारो। पर सच्ची बात यह है कि शुगर के वैल्यू को कम करने से आपके ऑर्गन्स खराब नहीं होते, बट शुगर ख़त्म नहीं होती। आज के टाइम में नई दवाइयाँ बनी हैं जो आपके शुगर को यूरिन से, बॉडी के अंदर से, मोशन से बाहर निकालने के लिए नई दवाइयाँ आ गई। इंसुलिन तो बहुत ख़राब हार्मोन है। जब ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी वज़न बढ़ा देता है, आपकी किडनी को ख़राब कर देता है, आपके ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं। इंसुलिन मजबूरी में दिया जाता है जब आप हार्ट अटैक के टाइम हो, जब आपको इन्फेक्शन हो जाए, जब हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हो, तब उसकी ज़रूरत होती है। बट कोशिश यही करनी चाहिए कि नेचुरल तरीक़ों से, डाइट से, एक्सरसाइज से, वेट कंट्रोल से
और आपके खाने रज़ा से आपका शुगर को कंट्रोल किया जाए, और ये नई दवाइयाँ जो आजकल आई हैं जो किडनी से और मोशन से आपके शुगर को कंट्रोल करती हैं, एक्सरसाइज से, उनसे आपका शुगर जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। अब ऐसी गोलियां बन गई जो 6 महीने में आपके शुगर को ख़त्म कर देती हैं। 90% इंडिया का शुगर वजन की वजह से है। आप वो सब लोग जिनको वजन ज़्यादा है, आप शर्त लगा लो 5 किलो इस रमज़ान में कम कर लो और आप अपनी शुगर चेक कर लेना, आपकी शुगर पहले से ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी, पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और यही रोज़ों का फ़र्ज ज़रूरी है, इसी से बॉडी बेहतर होती है। और एक अब फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे जो आजकल एक चल रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा लोग लूट रहे हैं, हालांकि हुकूमत बोल रही है कि हमारा इंश्योरेंस का कार्ड है, आरोग्यश्री है, वो है, ये है, लेकिन जब आरोग्यश्री लेके जब आप दवाखाने को जाते हैं तो डॉक्टर्स मानते नहीं हैं, तो नतीजे में मजबूरन उसको शरीक करा दिया जाता है, फिर उसका बिल बढ़ता है, फिर खुदा न खास्ता जब मर जाता है तो लाखों रुपये का उस पर बिलिंग होती है, लाखों रुपये आप इतना पैसा देने के बाद ही आपको बॉडी मिलेगी। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए इस किस्म के केसेस? गवर्नमेंट तो सिर्फ ये कर रही है कि भाई हमने तो आपको हेल्थ कार्ड दे दिया, उसके ऊपर 10 लाख रुपए का आप इलाज करा सकते, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स मानते नहीं गवर्नमेंट कार्ड को। अस्पतालों के साथ आज लोगों को डर हो गया है। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट करने जाते हैं तो उसमें 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक तो बिल कितना बन जाएगा किसी को पता नहीं है, ट्रांसपेरेंट बिलिंग का सिस्टम नहीं है आज की तारीख में। बड़े हॉस्पिटल बड़े बिल बना देते हैं, छोटे हॉस्पिटल भी लगभग अच्छे खासे बिल बना देते हैं। गवर्नमेंट कार्ड्स के चलने में 100 सवाल और 100 परेशानियाँ झंझटें हैं, और मरीज़ मर जाए तो मरीज़ उसका पेमेंट करे या डेड बॉडी ले या उसका संस्कार करे, बड़ा मुश्किल है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक सिस्टम बनाया जाए जो लोगों को देख करके बनाया जाए। अगर आप मेरी तरफ से एक चीज़ समझो कि अगर मान लो कोई जो उस पावर की सीट के ऊपर ताबिज़ हो, वो ये कंसेप्ट बनाए। वो कंसेप्ट क्या है, इसे कहते हैं पीस प्रोग्राम। पीस प्रोग्राम क्या है कि सब लोग सुकून में रहना। अगर फ़र्ज़ करो हॉस्पिटल में लड़ाई सिर्फ इसी बात की होती है कि अगर किसी मरीज का इंतकाल हो जाए, मर जाए वो किसी वजह से, भाई मरना ऐसा नहीं है कि अगर आपका इलाज ठीक हुआ है तभी भी कुछ लोग मरेंगे सही होने के बाद भी, पर लोगों को 2 बात का दर्द होता है। मर जाने के बाद एक तो वो इमोशंस जग जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, पुलिस में जाऊं तो पुलिस वाला नहीं सुनता, कोर्ट में जाऊं तो कोर्ट मेरी बात क्यों सुनेगा। बड़े बड़े लोगों की बात सुनने में टाइम लगता, 20-20 साल लगते, और मैं अपनी बॉडी को देखूं, पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए। वो पहला कंसेप्ट क्या है कि मर जाने वाले आदमी से पैसा ना मांगा जाए। वो पैसे की जो देने की जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की हो। जैसे किसी भी वजह से किसी की भी डेथ हो जाए पूरे वर्ल्ड में, तो उसकी बॉडी रिलीज़ करते वक्त ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पैसा ना मांगा जाए। जो भी बैलेंस अमाउंट है उसको बाद में या तो मरीज जाके दे सकता है, नहीं दे तो हमारी सरकार दे। दूसरा कंसेप्ट, जब आप अपनी बॉडी लेके जाते हैं तो आपको अगले दिन संस्कार से पहले अगर जैसे गवर्नमेंट ने मी सेवा कंसेप्ट खोला है, हॉस्पिटल को यह हिदायत हो कि कोई भी अगर मर जाए तो आप वो सारी फाइल को स्कैन करके मी सेवा में अपलोड कर देना है। मी सेवा का जो अपलोडेड स्कैन है, आपके मरीज का जो स्कैन है, उसको एक ड्यूटी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गांधी, उस्मानिया, एम्स, इस जैसे हॉस्पिटल में न्यूट्रल आदमी जज करे, देख करके सिर्फ वो 2 डिसीजन दे, क्योंकि वो जज नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो दूसरे डॉक्टर के बारे में गलत बोले। सिर्फ एक ही बात बोल सकता है वो, ट्रीटमेंट सही हुआ था या ट्रीटमेंट में मुझे कुछ कमी लगी, कुछ तो ऐसा था कि मैं बचा लेता, इस डॉक्टर को इससे थोड़ा बेहतर करना चाहिए था। तो ऐसे केस में एक मैसेज मरीज के अटेंडेंट को चला जाना चाहिए मॉर्निंग में, बगैर किसी मेहनत करे, बगैर किसी काम करे, और गवर्नमेंट को भी बगैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बगैर किसी एक्स्ट्रा सैलरी के उनको एक मैसेज चला जाना चाहिए गवर्नमेंट के डॉक्टर की तरफ से कि भाई हमने आपकी सारी फाइलें देख ली, हमारे को कोई भी गड़बड़ नहीं मिली, आप अपना सुकून से अपना आगे के काम कर लो। किसी वजह से उनको कोई कमी मिली समझो, तो सिर्फ वो ये लिख सकता है कि हाँ कमी मिली, हम इस केस को गवर्नमेंट की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल जो गवर्नमेंट का वकील होता है उसकी तरफ से कोर्ट में चैलेंज करेंगे उस हॉस्पिटल को, उस डॉक्टर को,
और उसके लिए मरीज को भी पैसे देने नहीं पड़ेंगे। मरीज आए, गवाही दे, उसकी मर्जी, ना दे तो गवर्नमेंट उसकी तरफ से लड़े। अब ये डेथ का केस जब जज साहब इसमें कोई भी डिसीजन देंगे, समझ करो अगर उन्होंने 10,000 का फ़ाइन लगाया, 10 लाख का फ़ाइन लगाया या कोई भी फ़ाइन लगाया और उसका जो बेनिफिट जज साहब देना चाहें उस मरीज को, तो उस मरीज के अटेंडेंट को बुला के उसको बता दिया जाए कि साहब आपकी मदर के साथ हमने ये सब चेक देखा उस हॉस्पिटल में जो भी गलतियाँ हुई उस गलती का जो जुर्माना हर्जाना जज की तरफ से आ रहा है वो आपको दिया जाता है। दूसरा, आगे हॉस्पिटल को भी सज़ा देनी चाहिए कि आपने ये जो गलती करी, आपके डॉक्टर ने जो ये गलती करी, वो दूसरे डॉक्टर की नज़र में ये गलती थी और कोर्ट ने ये माना कि ये गलती थी और उसकी प्रॉपर सज़ा हॉस्पिटल को और डॉक्टर को भी मिलनी चाहिए। इससे जो एक्स्ट्रा बिलिंग, एक्स्ट्रा जो लोगों का डर और जो मौत होने पे जो लड़ाइयाँ और जो पुलिस और गवर्नमेंट के केसेस की लोड बहुत कम हो जाएगा। तो मेरा ये विश्वास है कि कोई ना कोई इसको सुन रहा होगा और सुन के एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिससे कि कोई भी अगर मरीज मर जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी हॉस्पिटल में हो, दुनिया के किसी भी किनारे पे हो, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, एक तो उसको पैसे के लिए तंग ना किया जाए बॉडी रिलीज करते वक्त। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये लड़ाई होनी चाहिए। यह सब लोगों की मांग होनी चाहिए कि मरने के बाद पैसा नहीं देंगे। तो अगर गवर्नमेंट बोले कि हम इतना सारा पैसा कहाँ से देंगे, तो गवर्नमेंट तो सिर्फ ज़रूरत के पैसे देगी। अगर 2 लाख रुपए का बिल बनाए तो गवर्नमेंट कहेगी सिर्फ आप हॉस्पिटल की जो सामान ज़रूरत हुई है, से फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये का सामान सिर्फ लगाए, तो सिर्फ वही सामान वो भी तब दे गवर्नमेंट जब हॉस्पिटल ने बिल्कुल जायज़ इलाज किया हो और गवर्नमेंट का डॉक्टर ये बोले कि हाँ ये इलाज जायज़ था, पर इत्तेफाकन या बदकिस्मती से हम उसकी जान नहीं बचा पाए, पर हॉस्पिटल ने और डॉक्टर ने अच्छा काम किया था, तो उसके जो पैसे बचे हुए हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, रादर देन ये आरोग्यश्री कार्ड दे देने के मरीज बेचारे रोते रोते फिरते हैं और कभी किसी को कुछ गलतियां बता के, किसी का कार्ड एक्टिव नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा ये पीस प्रोग्राम शुरू किया जाए जो लोगों को आगे संतुष्टि दे और गवर्नमेंट के अंदर, जैसे अगर कभी किसी का कोई डेथ हो जाता है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा चीफ मिनिस्टर बैठा है देखने वाला और मेरा कोर्ट बैठा है आपके जवाब देने के लिए। मुझे पुलिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बॉडी दे दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें बताई आपने पैदाइश से लेके मरने तक के। हालांकि प्रोग्राम तो रमज़ान स्पेशल है, लेकिन इसके अंदर इंसानियत से मुताल्लिक़ रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में तमाम चीज़ें आ गई और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे नाज़रीन के लिए। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं डॉक्टर संजीव कुमार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो आपने बताए हैं, नसीहतें करी हैं, आप उसको फॉलो करेंगे और अल्लाह करे कि आपके रोज़े और आज़कार, नमाज सब अल्लाह ताला आपके कबूल करे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दीजिए इजाज़त। क़य्यूम अनवर को। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।